राम राम सा। आज जिस बारे में मैं बात करूंगा वो है मेरी इस यूपीएससी की पूरी जो जर्नी रही है, और इस जर्नी में यूपीएससी मेंस में जो लगातार मुझे 3 असफलताएं जो है वो झेलनी पड़ी है, उसके पीछे क्या कारण रहे हैं, और उन कारणों में जो है मैंने क्या क्या ऐसी गलतियां की थी कि जो है लगातार जो है वो सफलताएं जो है वो यूपीएससी के मेंस में मिली है। उनके बारे में हम जो खुलकर जो है वो बात करेंगे। और इस इनके बारे में खुलकर बात करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं वो ऐसी गलतियां ना करें, या फिर इनसे मिलती जुलती गलतियां ना करें, ताकि उनकी सफलता के मार्ग में कोई रोड़े, कोई रुकावट जो है वो ना आए। तो आज के इस वीडियो में, या फिर आज के इस का दिन का जो टॉपिक है वो हमारा यही है कि जो यूपीएससी मेंस है उसमें लगातार 3 असफलताओं के क्या कारण रहे हैं, कि क्यों जो है मैंने जो 2022 में यूपीएससी का पहली बार जब मेंस दिया था, फिर 2023 का दिया, 2024 का दिया, क्यों लगातार जो है वो 3 असफलताएं जो है झेलनी पड़ी है, क्यों जो है चीज़ों में उस तरह का सुधार नहीं हो पाया, या फिर उस तरीके से परिवर्तन नहीं हो पाया जो सफलता के मार्ग की तरफ जो है वो ले जा सकता था। आखिर क्यों जो है वो लगातार कदम जो पीछे की तरफ जो खिसकते गए, कदम आगे की तरफ नहीं बढ़े, उनके बारे में जो हम यहाँ पर आज बात करेंगे। और बात करने से पहले जो जिस चीज़ की बात होनी चाहिए वो है मेरे 2022 की जो ये मार्कशीट है, और इसको आप जो है वो ठीक से देख लें। और ये मेरा नाम है राजकुमार इनानिया, और ये मेरे रोल नंबर हैं। तो अगर इस मार्कशीट को है जो एकदम नए स्टूडेंट हैं, जिन्हें यानी यूपीएससी का भी बहुत ज़्यादा अंदाजा नहीं, उनके उनको भी बताना ज़्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। जैसे कि यहाँ पर जो हिंदी और इंग्लिश लिखा हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके 2 पेपर होते हैं, पास करना होता है इनको, इनके नंबर नहीं जुड़ते बस। और ये जो नंबर है उन्हीं की दिखाए जाते हैं जो यूपीएससी के मेंस में जो फेल होते हैं बच्चे। तो यानी कि आप यही दुआ करो कि ये नंबर आपको ना बताए जाएं, है ना, ताकि आप इंटरव्यू वगैरह में बैठ पाओ और इंटरव्यू के बाद में भी जो है वो सेलेक्ट हो पाओ। तो यहाँ पर ये मेरे नंबर, इन नंबर का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि सिर्फ पास होना होता है, 75 के आसपास आपको नंबर लाने पड़ते हैं, और यहाँ पर मेरे 75 से खूब ऊपर नंबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब नीचे वाले नंबरों की बात करते हैं हम कि क्या कैसे नंबर थे और कैसे नहीं थे। अगर आप यहाँ पर रिटर्न टोटल देखोगे ना इन 7 पेपर का, क्योंकि इन्हीं के जो है नंबर जुड़ते हैं, यहाँ पर जो रिटर्न टोटल है वो है आप आपके 700 नंबर। और उस दौर में जो है, जो मैं कट ऑफ से दूर रहा था, वो सिर्फ 14 नंबर था, क्योंकि कट ऑफ थी 714, और मेरे नंबर आ रखे थे 700। और ये मैं जो है ना, ये बात कर रहा हूँ मैं आपके ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है उसकी कट ऑफ की, बाकी जनरल की जो है वो थोड़ी सी ऊपर रहती है। और यहाँ पर अगर देखोगे आप, सिर्फ और सिर्फ जो है 14 नंबर का जो है वो डिफरेंस रहा था। और अगर यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें अगर सही चली होती तो शायद मैं इसको, इस कट ऑफ को इजीली जो है वो कवर कर सकता था। और अगर एक एक पेपर के अगर आप नंबर देखोगे, ऐसे में जो नंबर है वो मेरे 122 नंबर है, और मेरे हिसाब से शानदार नंबर है, क्योंकि उस दौर में जो है 2022 में ऐसे का पेपर सबसे टफ था। आज तक का पूरे पूरे यूपीएससी के इतिहास में सबसे टफ जो है पेपर रहा है। और इसके बाद में जो है अलग अलग नंबर अगर मैं बताऊं, जैसे कि जीएस में जो 4 पेपर हैं यहाँ पर नंबर जो है बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। बहुत ज़्यादा अच्छे क्यों नहीं है? क्योंकि जो जीएस 1 है उसमें 83 है, जीएस 2 में 85 है, जीएस 3 में 71 है, और जीएस 4 में जो 97 है। अब यहाँ पर देखो, जीएस 3 को अगर मैं फिर भी एक बार छोड़ दूं, क्योंकि दिव्या तंवर वो भी जो उस दौर में जो टॉपर रही थी, उनके भी जो है लगभग 71 या 76 के आसपास जो है नंबर आ रखे थे। लेकिन यहाँ पर नंबर बहुत ज़्यादा कम है जीएस 2 में। जीएस 2 में बच्चों के 110 नंबर आना नॉर्मल सी बात है, एकदम नॉर्मल सी बात है। और इंग्लिश मीडियम में तो जो है एकदम से आते हैं, पता नहीं वो क्या लिख के आते हैं और मैं क्या वहाँ पर गलतियाँ करके आया, लेकिन वहाँ नंबर खूब आते हैं, ये तो बात एकदम सच है। ऐसे इथिक्स का जो है पेपर है, यहाँ पर जो है 120 नंबर जो है, यानी कि आपको लाने ही पड़ेंगे अगर आपको सच में यहाँ पर सेलेक्ट होना है तो। और यहाँ पर मेरे एकदम 20 नंबर कम पड़े हुए हैं। और यहाँ पर मैं मान के चलूँ अभी तो जो है जीएस 1 का स्कोर काफी डाउन हो गया है, लेकिन 2022 में इतना तो डाउन नहीं था, 100 के आसपास नंबर आने चाहिए थे। तो जीएस का जो स्कोर जो है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लो रहा है, और ये कहीं ना कहीं जो सफलता का जो सबसे बड़ा जो कारण बना है। और फिर मैं ऑप्शनल की बात करूँ, यहाँ पर ऑप्शनल फर्स्ट में 129 नंबर है, लेकिन मेरी कैपेसिटी 129 की नहीं थी, 140 प्लस की थी, फिर भी आए नहीं। क्यों नहीं आए उसके बारे में हम जो है बात करेंगे भी। फिर जो है ऑप्शनल 2 की अगर मैं बात करूं, तो ये जो है आपके यहाँ पर 113 नंबर थे, यहाँ पर भी 140 नंबर आ सकते थे, लेकिन आए नहीं। क्यों यहाँ पर 113 नंबर पर मैं रुक गया, उसके बारे में भी हम जो है आगे जाकर बात करेंगे। और ये जो है टोटल जो है 700 का जो है आपके टोटलिंग होती है, और यहाँ कट ऑफ से जो है वो सिर्फ 14 नंबर जो है कम पड़ते हैं। और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था, 2022 की बात थी, और मैं सिर्फ खुद जो है 22 साल का था। लेकिन पहले अटेम्प्ट में जो मेरे जोश उमंग, यानी कि जितना कॉन्फिडेंस था, शायद ही किसी दूसरे अटेम्प्ट में होगा। क्योंकि जो चीज़ पहली बार मैं करता हूँ वहां पर जो है एक बिल्कुल भी डर नहीं होता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। और इसी कारण से शायद मैं पूरी की पूरी जो है अपनी ऊर्जा, सारी ताकत जो है लगा देता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आज के दौर में जो ताकत ऊर्जा कम हो गई हो, आज भी उतनी ताकत है, आज भी उतनी ऊर्जा है, आज भी उतना ही जुनून है जितना उस फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में था। लेकिन एक चीज़ जो थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में डर बिल्कुल भी नहीं था। आज कहीं ना कहीं जो है अंदर की गहराइयों में एक डर भी बैठ गया है कि इस बार भी होगा या नहीं होगा। तो लेकिन और अगर मैं इस मामूली से डर को अगर छोड़ दूं, बाकी चीज कुछ भी कम नहीं हुई है। जोश और जुनून तो मैं कहूंगा कि वक्त के साथ जो है और ज्यादा बढ़ा है। अब अगर मैं बात करूं कि क्या ऐसे जो है वो कारण रहे हैं जिसके कारण जो है वो सफलताएं जो है लगातार मिली है,
तो आज मैं जिसके बारे में बात करूंगा वो है आपका मेरा जो पहला मेंस था, उसके बारे में बात करेंगे कि क्यों उसमें जो है असफल होना पड़ा। तो अगर मैं कारण एक एक करके बताऊं कि जो जीएस पेपर है वहां पर मैंने क्या गलती की, क्यों ऐसे मेरे साथ हुआ कि 80 नंबर आ रखे हैं, है ना, 70 नंबर आ रखे हैं, या इथिक्स में जो 97 नंबर आ रखे हैं, तो उसके क्या कारण रहे होंगे। वैलिड कारण है एकदम। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी ने कोई साजिश की बहुत ज्यादा और जो है जानबूझकर फेल करवाया, बिल्कुल भी नहीं करवाया। मेरी गलतियां थी और बहुत ज्यादा जेन्युइन गलतियां थी। अब देखो क्या गलतियां थी। जो 12 सवाल है, 20 सवाल होते हैं टोटल जीएस के पेपर में, 12 सवाल जो है मैंने वहां पर जो अपनी गुणवत्ता जो थी सबसे शानदार रखी थी 12 सवालों में 20 में से, ये ध्यान रखें। और 20 में से 12 सवाल में अगर आप करो इसका मतलब 50 से 60% आप पेपर को जो है वो ठीक से अटेम्प्ट करके आए आपने, इससे ज्यादा नहीं करा यार, ठीक से 50 से 60% ही पेपर जो अटेम्प्ट किया। दो सवाल जो थे लास्ट के 19 और 20 वो मेरे एवरेज में जाते थे, यानी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते थे, बहुत ज्यादा खराब नहीं होते थे, बस ठीक ठाक होता था कि यहाँ बच्चे ने मैनेज किया यहाँ पर। लेकिन जो 6 सवाल होते थे आपके, मैं कहूँगी 5 से लेकर 10 वाले जो सवाल होते थे छोटे वाले 10-10 नंबर वाले, उसमें क्या होता था मेरे कंटेंट बहुत ज्यादा कम हो जाता था और खराब हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा हो जाती थी। इस कारण से यहाँ पर जो होता था मेरे नुकसान जो है बहुत ज्यादा होता था। और आप खुद सोचिए यहाँ पर जो है सीधे सीधे जो है आपके 60 मार्क्स जो है रिस्क पे चले गए हैं। जब आप इतने खराब जो है लिख रहे हैं, कंटेंट कम हो गया, हैंडराइटिंग खराब हो गई है, प्लस यहाँ पर 2 सवाल आपके एवरेज में आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो नुकसान होना जो है बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है। अगर मैंने ये चीजें अगर 12 सवालों में जो क्वालिटी मैंने जो है मेंटेन की थी, अगर ये सेम चीज अगर मैं यहाँ पर बाकी के 8 सवाल में अगर कर लेता तो शायद कोई सिलेक्शन से रोक नहीं पाता। गलती यहाँ पर हुई है और गलती मेरी थी, न कि यूपीएससी की थी न किसी और की थी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई थी। और ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की कि मैं 2 सवालों को और इन 6 सवालों को अच्छे से अटेम्प्ट कर लूँ, कोशिशें खूब की थी, लेकिन कुछ ऐसे परसेप्शन थे जिसके कारण जो है वो चीज़ें अधूरी रह गई थी, या फिर कुछ शायद ऐसी और भी चीज़ें थी जिसके कारण से जो है चीज़ें ये पूरी हो नहीं पाई। उसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा कि क्या कारण थे। अगली जो चीज़ है वो है आपका इथिक्स का पेपर। इथिक्स के पेपर में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि सिर्फ और सिर्फ जो है आपके ये जो 97 जो है नंबर आए थे, जबकि 120 नंबर आना बड़ी नॉर्मल सी बात है इथिक्स में, बड़ी नॉर्मल सी बात है। यानी जिसमें नॉर्मल से प्रिपरेशन कर रखी होती ना, वो धड़ाम से 120 नंबर लेके आता है, लेकिन मेरे नहीं आए थे। क्यों नहीं आए? कि जो थ्योरी पार्ट है वो मैं सबसे लास्ट में करता हूँ इथिक्स में, उसमें क्या हुआ था, हाथों ने जो है जवाब दे दिया। यहाँ पर क्या हुआ, हाथों ने जो था वो क्या दे दिया था, जवाब दे दिया था। तो ये जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हुई थी। यानी कि हाथ जो है पूरी तरीके से थ्योरी पार्ट तक आते आते जो है थक चुके थे। ये ध्यान रखें, इस चीज को नोटिस करें कि हाथों ने क्यों जवाब दिया। दूसरी चीज है, 3 जो सवाल थे थ्योरी पार्ट के, वहां पर मैंने नाक के बराबर कंटेंट लिखा, बस ऐसे ही मैनेज करके आया हूँ 2 3 4 5 महीने लिख के, और यहाँ पर आपके सीधे जो है 30 नंबर जो है वो खतरे में पड़ जाते हैं। तो एक तो है कि पूरे पूरे थ्योरी पार्ट में हाथों का जवाब देना, ठीक से लिख नहीं पाना, करीने से नहीं लिख पाना, साफ सुथरा नहीं लिख पाना, वो कहीं ना कहीं जो इथिक्स में जो है वो नंबर लेके बैठ गया, 20 नंबर। और आप एक बार चीज सोचिए, 20 इथिक्स में जो 19 सवाल आते हैं, और अगर आप ढंग से नहीं लिख पा रहे ना, ये मान के चलना, अगर आप सुंदर नहीं लिख रहे, अच्छे से चीजों को प्रेजेंट नहीं कर रहे, कंटेंट को जो करीने से नहीं लिख रहे हैं, तो आपके हर सवाल में आधे से 1 नंबर का नुकसान हो सकता है। और वही मेरे साथ हुआ कि 19 सवालों में हर सवाल में लगभग 1-1 नंबर का नुकसान होता गया इन चीजों के कारण। और वो जब 1-1 नंबर का नुकसान होता गया तो नंबर जो जुड़कर जो है 19 हो गए। और अगर 19 नंबर ये नहीं करते तो 115 प्लस नंबर मेरे खुद के इथिक्स में आ सकते थे। तो ये था दूसरा कारण कि मैं आखिर फेल क्यों हुआ। अब आते हैं ऑप्शनल पेपर के बारे में, कि ऑप्शनल पेपर में मेरे साथ क्या गलती हुई। सारे नोट्स कवर थे, सारा रिवीजन कवर था, कुछ भी ऐसी चीज नहीं थी जो मैंने जो है वो छोड़ी हो। और जो मेरे शायद दोस्त वगैरह सब कुछ थे, उन्हें हमेशा भरोसा था कि ऑप्शनल तूने जितने अच्छे से प्रिपेयर किया, शायद बहुत कम जो है वो स्टूडेंट कर पाते हैं, लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि फिर भी जो है नंबर नहीं आए। तो यहाँ पर मैं बात करूंगा। और अगर आप मेरे ऑप्शनल के एक बार नोट्स देखेंगे ना, तो आपको खुद को जो है एक बार जो है महसूस होगा कि नोट्स एकदम इतने जब शानदार बने हुए हैं, तो एग्जाम में उतना जो आउटपुट या आउटकम क्यों नहीं निकला। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी दिक्कत हुई नहीं, अगर मैं पेपर फर्स्ट को एक बार छोड़ू एक, है ना, गलतियां वहां पर भी हुई, 129 नंबर है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है मान लिया, लेकिन नंबर यहाँ भी जो है 10-15 नंबर कम है। तो पेपर 2 में मेरे साथ क्या हुआ, हाथों में बहुत ज्यादा दर्द हुआ, और होने से जो 20 पेज में जो कंटेंट में राइटिंग डैमेज हो गई पूरी तरीके से। शुरू के 30 पेज में ढंग से लिख पाया, 20 पेज में मैं जबरदस्ती लिख रहा था, वहां पर बस पेन को जबरदस्ती पकड़ रहा था, लिखा ही नहीं जा रहा था, पेन बार बार छूट रहा था, हाथों में दर्द हो रहा था। ये चीज बार बार वहां पर जो है मुझे फेस करनी पड़ी थी। और पेपर फर्स्ट में अगर मैं बात करूं, यहां पर 30 पेज में दिक्कत नहीं आई थी, यहां पर दिक्कत आई थी आपके, मैं कह सकता हूं लास्ट के 7, 8 या 10 पेजों में दिक्कत आई थी, कि यहाँ पर जो है वहां टाइम कम पड़ने लग गया था। इस कारण से ये जो 129 का जो स्कोर है, जो 140 हो सकता था, वो यहाँ पर 129 पर ही जो आकर रुक गया। और यहाँ पर जो स्कोर 140 प्लस भी हो सकता था, वो स्कोर यहाँ पर आकर जो है आपके सिर्फ 113 पर आकर रुक गया। यहाँ गलतियां मेरे से हुई। अगर मैं यहाँ पर चीजों को ढंग से लिख पाता, पूरी की पूरी कॉपी भर पाता, अगर मेरे हाथों ने जवाब नहीं दिए होते, तो शायद आज कुछ चीजें और अलग होती। अब आते हैं हम ऐसे के पेपर पर, कि ऐसे में मैंने क्या गलतियां की। अब ऐसे में 122 नंबर थे। अब आपको यानी कि जैसे मैंने कहा कि अच्छे नंबर थे, लेकिन फिर भी अच्छे नहीं थे, मेरी संतुष्टि के नहीं थे।
140 नंबर आ सकते थे उस ऐसे के पेपर में जो मैंने अटेम्प्ट किया था, 140 नंबर। और 140 ऐसे भी आ सकते थे क्योंकि मैं जब घर से प्रिपरेशन करके गया था, हर चीज कवर थी, पता नहीं कितनी प्रैक्टिस कर रखी थी, सारे नोट्स कवर थे, कोटेशन सब चीजें लिख ली थी, कहानियां जितनी मैं यूज कर सकता था वो सारी सारी चीजें जो है मेरे साथ जो प्रिपेयर थी, लेकिन फिर भी नहीं आई। क्यों नहीं आई, पहला बताता हूँ कि पहला ऐसे जो था मैंने शानदार लिखा, लेकिन शानदार जब लिखा तो टाइम उसी में खर्च हो गया ज्यादातर, 1 घंटा और जो 50 मिनट है वो यहां पर ही चले गए। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ कि सेकंड ऐसे में जो है टाइम कम पड़ गया, 1 घंटा और 10 मिनट मिले मुश्किल से। और इसके कारण क्या हुआ, सेकंड ऐसे में मेरे साथ फ्रेमिंग खराब हो गई वहां पर, है ना, लेकिन कंटेंट जो है जरूर अच्छा था, लेकिन फ्रेमिंग खराब हो गई। इंट्रोडक्शन वगैरह जो भी मैंने लिखा था इतना मैं बांध नहीं पाया, और चीजें लास्ट में जाकर ऐसा मुझे लगा कि मैं उतना सुंदर नहीं लिख पाया, अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाया, और अक्सर जो मुझे लिखने चाहिए थे वो मोती जैसे नहीं लिख पाया। अगर आप दिव्या तंवर की कॉपी देखेंगे, है ना, तो वहां पर आपको ये लगेगा कि सुंदरता का जो है बहुत बड़ा खेल है। अगर सुंदरता वहां पर मेंटेन मैंने की होती तो 10 से 20 नंबर जो है ऐसे में जो है मैं और ज़्यादा वहाँ पर बढ़त बना लेता, लेकिन वो चीज़ भी जो है वहाँ पर नहीं हुई थी। तो ये एक बड़ी गलती रही ऐसे में कि एक तो उतना सुंदर नहीं लिख पाना, और दोनों ऐसों को जो है एक समान रूप से जो वक्त नहीं दे पाना, और प्लस जितनी प्रिपरेशन घर से की थी उतना आउटकम जो है वहाँ पर नहीं निकलवा पाना। ये जो प्रॉब्लम जो है मेरे साथ जो है वो लगातार रही है। पांचवी चीज क्या रही, गलत जो गलती मेरे से रही वो गलत धारणा है, यानी कि रॉन्ग परसेप्शन रहा है। रॉन्ग परसेप्शन क्या रहा है, अभी जो मैंने कहा ना कि ऐसा क्यों हुआ कि मैं चीजें जो है 8 सवाल ये मैं जो है वहां पर छोड़ गया, ये वाले थे ना 2 और 6 जो थे, इतनी क्यों क्वालिटी हुई, क्योंकि मैंने ये धारणा बना ली थी कि पूरी की पूरी कॉपी को जो एक जैसा सुंदर जो टॉपर्स भी नहीं लिख सकते, इसलिए मेरे से भी नहीं लिखी जाएगी। ये धारणा मेरे दिमाग में फिट हो गई थी कि 50 पेज तो यूपीएससी में कोई कॉपी कोई टॉपर नहीं भर पाएगा, मुश्किल से 30-40 पेज ही सुंदर लिख पाते हैं, बाकी में कचरा कर देते हैं। लेकिन बाद में अगले अटेम्प्ट में जाकर मुझे समझ में आया कि भाई टॉपर्स की जो कॉपी है शुरू से लेकर लास्ट तक एक जैसी रहती है, वहां पर कहीं पर भी कचरा नहीं होता है। मेरे साथ क्या हो रहा था, 30-40 के पेज के बाद जो लगातार कचरा हो रहा था, और जब कचरा लगातार हो रहा था तो नंबर जो आ रहे थे जीएस में वो एवरेज मार्किंग में जाकर फंस गए, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो पेपर 2 उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अगर ये मैंने धारणा नहीं बांधी होती कि टॉपर्स के साथ ऐसा होता है तो शायद मैं बहुत ज्यादा चीजें बेटर कर सकता था, और अगर यहां पर मेरी धारणा नहीं होती तो मैं और ज्यादा मेहनत करता, और ज्यादा प्रैक्टिस करता, और पूरी कोशिश करता कि शुरू से फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक जो है कॉपी एक जैसी दिखे। लेकिन इस धारणा ने जो है वो कहीं ना कहीं जो है रिजल्ट में जो है हेरफेर करने में बड़ी भूमिका निभाई। अगली चीज क्या है, अगली चीज है आपका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण जो मेरी कॉपी का था, फर्स्ट मेन जो मैंने दिया था एकदम नॉर्मल सा था, और मेरे हिसाब से प्रस्तुतिकरण नॉर्मल होने में इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है। जिनका शानदार है वो बहुत आगे, लेकिन नॉर्मल कईयों का प्रस्तुतिकरण रहा है पूरे पूरे हिंदी मीडियम में, जैसे कि सुनील कुमार जो मैंने बार बार कई बार नाम लिया है, उनका एकदम प्रस्तुतिकरण जो एकदम नॉर्मल रहा है, और कई सारे हिंदी मीडियम के टॉपर उनका नॉर्मल प्रस्तुतिकरण रहा है, लेकिन उन्हें अटेम्प्ट जितनी बार उन्होंने मेंस दिया उतनी बार पास बच्ची रैंक हासिल की। लेकिन मेरे साथ ये चीज नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि मैं 20 के 20 जो सवाल थे उनको ठीक से कॉपी को मैं भर नहीं पाया, अच्छे से लिख नहीं पाया। अगर मैं उसी हैंडराइटिंग में उसी नॉर्मल प्रेजेंटेशन में चीजें लिख देता तो शायद कोई सिलेक्शन रोक नहीं पाता, लेकिन मैं मुश्किल से 12 सवालों को उसी हैंडराइटिंग उसी प्रेजेंटेशन उसी कंटेंट में से मैं लिख पाया। बाकी 8 सवालों में जो है मेरा कंटेंट भी डैमेज में चला गया, प्रेजेंटेशन भी डैमेज हो गई, प्लस जो हैंडराइटिंग है वो भी उसमें भी जो है नुकसान हो गया। तो इन चीजों के कारण क्या हुआ, आधा एक एक दो दो नंबर जो है वहां पर जो नुकसान में चले गए। लेकिन अगर चीजें मैंने अगर सुनील कुमार की तरह अगर मैनेज की होती तो शायद जो है चीजें यहां पर और ज्यादा अलग होती। अगला कारण क्या रहा है, वो है खराब टाइम मैनेजमेंट। अब खराब टाइम मैनेजमेंट क्या है, मेरे साथ फर्स्ट अटेम्प्ट में ये दिक्कत हुई थी कि शुरू के सवालों में बहुत ज्यादा वक्त देता था एक्स्ट्रा, कि एक एक पहला सवाल आ रहा है उसमें 10 मिनट दे दिए 10 नंबर वाले में, दूसरे में 10 मिनट और तीसरे में 10 मिनट, ऐसे शुरू के जो 3 सवाल होते थे उसमें मैं 30 मिनट दे देता था। जबकि आपको जो है शुरू के 3 सवाल जो है अगर मैं 7 को दे तो 21 मिनट में जो है सवाल पूरे हो जाने चाहिए थे, और 28 मिनट में आपके पास जो है 4 सवाल जो कंप्लीट हो जाने चाहिए थे, जबकि मैं शुरू के जो है 3 क्वेश्चन होते थे 30 मिनट में पूरा करता था। और इसके कारण होता क्या था मेरे साथ, लास्ट में जो है 35 मिनट जो होते थे, जो 35 मिनट बचते थे उसमें मेरे पास जो सवाल जो अधूरे पड़े रहते थे वो 6 से 7 सवाल रहते थे। अब आप खुद सोचिए लास्ट के 35 मिनट में 6 से 7 सवालों को कैसे जो है अटेम्प्ट किया जाए, दिक्कतें आएगी आएगी। यहाँ पर आप अपनी हैंडराइटिंग खराब कर लोगे, कंटेंट को डैमेज कर लोगे, प्रेजेंटेशन को खराब कर लोगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत रही थी कि टाइम मैनेजमेंट जो है मैं ठीक से नहीं कर पाया, और यहाँ पर भी वो धारणा वाली दिक्कत आ जाती है कि शुरू के सवालों को बहुत ज्यादा वक्त दे दिया, ये सोचा कि भाई टीचर शुरू से कॉपी देखेगा तो सुंदर दिखेगी तो बहुत ज्यादा जो है नंबर दे देगा, जबकि ऐसी चीज नहीं हुई। और ये मेरी वाली जो गलती है वो लगातार जो है अनुदीप जी जो टॉपर रहे हैं शायद 2015 के आसपास या 2014 या एकदम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, 16 या 17 है ना, तो वो टॉपर रहते उनके साथ भी ये सेम चीज हुई थी। वो भी कहते थे कि मैं शुरू में कोशिश करता कि बहुत ज्यादा सुंदर लिखूं ताकि टीचर प्रभावित हो जाए,
लेकिन लास्ट में जाकर जो उतना सुंदर नहीं लिख पाते। इस कारण से क्या होता था, वो शुरू में बहुत ज्यादा वक्त उनका चला जाता था, और जब शुरू में ज्यादा वक्त हो जाता था तो लास्ट में जो है ढंग के वो सवाल नहीं लिख पाते थे। तो ये चीज जो है मुझे जो फेस करनी पड़ी थी। आठवीं चीज थी उत्साह अधिक था, हकीकत से दूरी थी। जो पहला अटेम्प्ट जो था बहुत ज्यादा उत्साह है ना, मैं अगर कहूँ कि ऐसा नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंस, वो वाली चीज बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन ये था कि यार सिर्फ 22 साल की एज में मैं अपना फर्स्ट मेंस दे रहा हूँ, और प्लस ये था कि भाई हाँ सब चीजें अच्छी चल रही है, रिवीजन भी अच्छा हो गया, नोट्स भी मेरे पास हैं, है ना, वो सब चीजें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी अच्छे से होगी, 30 से 35 जो है मैं टेस्ट जो है लिख के गया था, ये सब चीजें जो है वो हो गई थी। इसलिए उत्साह जो है ज्यादा था, और उत्साह जब ज्यादा होता है ना तो हकीकत से मैं जो है दूरी बना ली थी। अगर मैं हकीकत पहचान लेता कि भाई राजकुमार तुम ढंग से तो जो है 12 सवाल ही लिख पा रहा है, 8 सवाल में तो तुम 2 सवाल एवरेज लिख रहा है, 6 सवालों में पूरा कचरा ही कर रहा है, तो शायद यहाँ पर जो है सफलता जो है वो नहीं मिलती। लेकिन इस चीज को मैंने नहीं समझा, उत्साह था। और यार उस उम्र में जो उत्साह होना एक बड़ी नॉर्मल सी बात है, ठीक है ना। कोई भी अगर उस उम्र में उतने जल्दी मेंस दे रहा है, यूपीएससी को इंटरव्यू भी दे रहा है, तो उसके लिए ये चीजें हो सकती है मेरे हिसाब से। अगली चीज क्या है, नौवीं में कॉपी में क्या क्या शुरू से लास्ट तक एक जैसी नहीं दिखी। जो भी मैं बात कह रहा हूँ कि 12 सवाल ही उन्होंने एवरेज में ढंग से लिख पाता था, बाकी 8 सवालों में जो चीजें खराब हो जाती थी। इसलिए अगर आपको टॉपर बनना है, पहले पेज से लेकर लास्ट पेज तक कॉपी एक जैसी दिखनी चाहिए, बस इतनी सी आप चीज ध्यान रख लो। लास्ट पेज तक सुंदर लिखें, अच्छा प्रस्तुतिकरण रखें, अगर वो चीजें आप कर लेते हो तो कोई आपको जो है यूपीएससी में सफल होने से रोक नहीं सकता, बस मैं इतना कह देता हूं, कोई नहीं रोक सकता। अगली चीज है 10वीं, ओवर कंटेंट। ओवर कंटेंट कहाँ हुआ, सिर्फ कुछ सवालों में। कहां पर हुआ भाई ओवर कंटेंट, ये जो 12 सवाल है ना, यहां पर मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया। इससे बढ़िया ये होता कि 50 जो शब्द हैं या फिर 30 शब्द जो है मैं इन सवालों में कम करता जाता, हर सवाल में जो आंसर लिखा है, और इनको जो है यहाँ पर ऐड करता जाता, तो शायद टाइम मैनेज हो सकता था। कई सारे से टॉपर्स हैं जिन्होंने जो है स्पेस को इतने अच्छे से मेंटेन किया है कि उन्होंने यानी कम लिख लिख के भी जो सिलेक्शन ले लिया था। मुझे ये चीज उस दौर में समझ में नहीं आई थी बिल्कुल भी, कि भाई मैं थोड़ा सा कंटेंट किसी सवाल में आंसर में कम कर देता हूँ, है ना, ताकि लास्ट में सवाल जो छूटे नहीं। मैं ये कोशिश करता था कि सारा का सारा जो आ रहा है वो एक ही सवाल में लिख दूं आंसर पूरा का पूरा। तो ये जो है मेरी शायद सबसे बड़ी गलती थी। और 11वीं चीज क्या है, जो शायद सबसे लास्ट की चीज है, वो है कोचिंगों का कभी भी कॉपी चेकिंग में ठीक से गलतियों से वाकिफ नहीं करवाना। ये सबसे बड़ी दिक्कत रही है कि कोचिंगों ने जो है कहीं ना कहीं जो उस अंधकार में रखा, और वही अंधकार जो है अधिकतर बच्चों की असफलता का कारण बनता है। आपको खुद को पता है यूपीएससी मेंस वगैरह कॉपी चेकिंग में क्या हालत है कोचिंगों की। सिर्फ एक ही उन्हें चीज करनी होती है, पैसे लूटने होते हैं, और कुछ काम धंधा उनका होता नहीं है दरअसल, ठीक है। तो दृष्टि अगर ऑप्शनल की बात करूं, इतनी मुश्किल से इन्होंने कॉपी चेक की, क्योंकि मैं घर पर ही था, दिल्ली नहीं था। 1 महीना लगा दिया एक कॉपी चेक करने में, 1 महीना। पता नहीं कितने ईमेल भेजे, कितने फोन कॉल्स मैंने किए, तब जाकर वो कॉपी चेक हुई है, एक कॉपी। और उस कॉपी की अगर मैं चेक हो रही हालत बताऊंगा ना, आप खुद सोचेंगे भाई इसमें उन्होंने गलतियां कहां बताई है। और जितनी बार वो कॉपी चेक करते 145 प्लस नंबर देते थे, 140 प्लस देते थे, 150 नंबर देते थे, लेकिन वो मेरे यूपीएससी में कभी आई नहीं जिंदगी में। तो यहां पर कॉपी चेकिंग में सबसे बड़ी गलतियां कि आप बच्चों को बेवकूफ बना रहे हो। और जब मेरे यहाँ टेस्ट में इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, 140, 145, 150, फिर मैं तो पूरा ही पूरा उत्साह में रहूंगा ना कि मेरा सिलेक्शन पक्का ही होगा। अगर यहां पर ये ढंग से चीजें करते कि भाई आप राजकुमार शुरू के सवाल अच्छे से लिख रहे हो, लास्ट के सवाल ढंग से नहीं लिख पा रहे हो, इसलिए आप जो लास्ट के सवालों में मेहनत करो, पूरी पूरी कॉपी को जो है अच्छे से जो मेंटेन करके लिखो, तब जाकर सिलेक्शन होगा। किसी कोचिंग ने ये बात नहीं की, किसी भी कोचिंग ने ये बात नहीं कही, और वही जो है हर बच्चे की जो सफलता का जो है कारण बन जाते हैं। और विजन आईएएस में अगर जैसे मैंने जीएस का दिया, तो वहां पर भी चीजें उतनी खुलकर नहीं आई। हाँ विजन फिर भी जो है चीजें खुलकर काफी लिखता है कि भाई हाँ ये कमियां है वो कमियां है, लेकिन होलिस्टिकली जो है चीजें बच्चे को जो है नहीं समझ में आ पाती कि मेरी मेन कमी क्या है, ये नहीं समझा पाते, चाहे विजन हो चाहे दृष्टि हो। ये बहुत बड़ी जो है लेकिंग है यूपीएससी के मेंस की कॉपी चेकिंग में, जो बच्चों के जो है लगातार असफल होने का जो है वो कारण बनती है। तो ये जो है 11 जो कारण है वो प्रमुख रूप से रहे हैं इस पूरी की पूरी जो है मेरी यूपीएससी की असफलता में, और खास तौर से मैं कहूंगी फर्स्ट मेंस में। और ये जो कारण है अपने आप में बाकी जो मेंस उसमें भी रिपीट करेंगे, खास तौर से जो मैं सेकंड मेंस दूंगा उसके बारे में हम फिर कभी और बात करेंगे। और लेकिन अगर मैं आपको फर्स्ट मेंस की अगर मैं कॉपी दिखाऊं एक बार कि उसकी झलक क्या थी जब मैं पहली बार लिख रहा था वहां पर मेंस, और सिर्फ 22 साल की उम्र में लिख रहा था, तो क्या था। तो जैसे अभ्यास की जो कॉपी है विजन की, और ये वहीं पर स्कूल में जाकर लिखी हुई है, घर पर नहीं लिखी हुई है, तो यहाँ पर आपके जो है वास्तविकता कहीं ना कहीं रह सकती है। 27 तारीख थी, 8वां महीना था 2022 की ये बात है ना, जोधपुर में वहां पर एग्जाम देने गया था। अब देखते हैं क्या होता है। अब इसमें कॉपी में अगर मैं आपको कॉपी बताऊं कि ये मेरी कॉपी है, ठीक है, ये पहला सवाल था, यहां पर लिखा हुआ बॉल पेन ही जो यूज कर रखा था। अब ये यहां तक जो है पूरा पूरा आंसर खत्म हुआ है। अब देखो आज के दौर में अगर मैं इस कॉपी को देखूंगा मैं किस नजरिए से देखूंगा। पहली चीज तो ये देखो मैंने यहां लिखा 15वां वित्त आयोग एनके सिंह, ठीक है, आर्टिकल, ये सारी चीजें स्पेसिफिक मैंने लिख दी जो एक टॉपर लिखता है। लेकिन गड़बड़ क्या है, इसको मैं कितना करीने से लिख पाता, और ज्यादा करीने से लिख सकता था, और ज्यादा सुंदर लिख सकता था, एकदम सीधी सीधी लाइनों में लिख सकता था, वो कमी रह गई।
फिर यहाँ पर देखो प्रस्तुतिकरण में क्या दिक्कत है, मैंने ऐसे ही जो है वो लाइनें खींच दी, इसको मैं और ज़्यादा सुंदर ढंग से लिख सकता था, वो चीज़ मैंने नहीं की क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट था, इतनी चीज़ें मुझे पता नहीं चल रही थी। और यहाँ पर भी देखो हेडिंग भी कोई बहुत ज़्यादा मैंने सुंदर नहीं डाली है। और यहाँ पर देखो अधिकतर जो टॉपर्स होते हैं यहाँ पर जो है खूब सारा जो इस तरफ जो है वो गैप छोड़ते हैं, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैंने सिर्फ इसी तरफ से लिखना शुरू कर दिया। और यहाँ पर इसके कारण स्पेस मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाया, और इसी कारण से जो है पीछे की तरफ जो सवाल जो है लगातार जो है वो आपके छूटते गए। और ये सेम चीज़ जो इंट्रो मैंने वाली मैंने बात कही थी कि कंक्लूजन को कितना जो और ज़्यादा सुंदर लिखा जा सकता था, सिर्फ सुंदर हैंडराइटिंग है, मैं कह रहा हूँ करीने से एकदम सीधी सीधी लाइनों में अक्सर एकदम अगर सही होते तो शायद इसी अटेम्प्ट में बात बन जाती, पहले अटेम्प्ट में। ये अगला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो गुजरात हाईकोर्ट की मैंने बात की है, यहाँ पर मैंने विधि आयोग की बात की है ना, और यहाँ पर पूरे मैंने 5 पॉइंट लिख दिए। यहाँ पर मैंने चुनौतियों की बात की है, यहाँ पर मैंने इंडिया इंटरनेट रिपोर्ट की बात की, स्पेसिफिक चीज़ें दी, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पर वापस मैंने डेटा दिया है। और यहाँ पर मैंने पूरी पूरी आगे की राह लिखी है, जो आप रवि कुमार सिया की कॉपी में देखते हैं भी आगे की राह लिखी हुई लगभग हर जगह। यहाँ वापस विधि आयोग का जिक्र किया है, और ये जो समिति है नंदन नीलेकाणी समिति, इसका जिक्र किया है, इस प्रोजेक्ट का जिक्र किया है, ई कोर्ट ऐप का जिक्र किया, जबकि ये चीज़ें शायद पूछी भी नहीं गई थी, इन सब चीज़ों को लिखा है। लेकिन अगर ये सब चीज़ें जो मैंने इतनी सा आंसर में लिखी है पूरी की पूरी कॉपी में अगर मैं लिख देता इतनी चीज़ें, तो शायद कोई सिलेक्शन नहीं रोक पाता, ये मेरी गारंटी है। लेकिन ये सब चीज़ें मैं सिर्फ 12 सवालों में लिख पाया, बाकी के 8 सवालों में नहीं लिख पाया, और वही कारण था असफल होने का। अगर वो चीज़ें अगर ढंग से चलती तो शायद असफलता नहीं मिलती, क्योंकि फैक्ट लिख रखे हैं सारे आयोग जो टॉपर्स लिखते हैं, जो एग्जाम्पल टॉपर्स लिखते हैं, जो रिपोर्ट टॉपर्स लिखते हैं, जितने पॉइंट टॉपर्स लिखते हैं वो सारे मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। बस फर्क क्या रह गया, सिर्फ 12 सवाल लिखे, और 12 सवालों में एक फर्क ये भी रह गया, अगर और ज़्यादा प्रस्तुतिकरण में सुधारता, और ज़्यादा सुंदर लिखता, शब्दों में और ज़्यादा निखार लाता, तो शायद चीज़ें उतनी खराब नहीं होती। आगे भी ऐसे ही सवाल आ रहा है, ये ना सारे स्पेसिफिक पॉइंट जितने हो सकते हैं वो मैंने लिखे हैं, डायग्राम अगर हो सकता है वो भी मैंने यहाँ पर बनाया पूरा का पूरा, है ना। लेकिन यहाँ पर देखो सुंदर और अगर मैं लिखता यहाँ पर तो चीज़ें शायद बेटर होती, है ना, सुंदर करीनापन वो नहीं आ पाया। और लास्ट में जाकर जो है, जो मैंने कहा कि 6 सवाल जो हैं, 6 सवाल लगातार 5 से 10 के बीच में खराब होते हैं, और लास्ट में जो 19 और 20 के जो सवाल हैं वो भी जो है खराब हो जाते हैं। तो ये जो है मोटा मोटी कॉपी रही है, और अगर पूरी देखनी हो पूरी देख के करोगे ही क्या ना, वैसे है ना, आप टॉपर्स की कॉपी देखो वो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। और अगर कभी देखनी हो तो अगर मैं टेलीग्राम चैनल बनूंगा तो जो है वहाँ पर डाल दूंगा, है ना। तो ये जो है मोटी मोटी रही है, मैं पूरी दिखाऊंगा तो पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाएगा और फिर आपको देखने में दिक्कत होगी। तो आज के लिए जो है इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, और मुझे पूरी आशा है कि आप इन चीज़ों को समझेंगे और ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ताकि इस यूपीएससी में जो बार बार आपको जो धक्के ना खाना पड़े। क्योंकि यूपीएससी में ऐसा है कि एक बार जो मौका मिलता है और उसको काम में आ जाता है ना वो मौका ढंग से, तो फिर जो है वो पार हो जाता है। नहीं तो ऐसा होता है कि मेंस देने के बाद प्रीलिम्स नहीं निकलता बच्चों का लगातार 2-2 3-3 साल तक। मेरे कई सारे से दोस्त हैं जिनमें पूरा टैलेंट है कि वो मेंस अगर उन्हें मौका मिल जाए लिखने का तो वो आईएएस बनकर छोड़ें, क्योंकि इतना सुंदर लिखते हैं, लेकिन प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा है उनका लगातार। जबकि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि प्रीलिम्स में जो है लगातार निकल रहा है, लेकिन मेंस में चीज़ें रुकावट बन रही है बहुत बड़ी। तो हर एक की चुनौतियां अलग है, इसलिए कह रहा हूं जब मौका मिले मेंस लिखने का इतनी मेहनत करिए कि कोई कमी ना रहे आप में। बस लगातार जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, जितना अच्छा प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, जितनी सुंदर हैंडराइटिंग में लिख सकते हैं उतना लिखिए। अगर ये चीज़ें हो जाती है आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता, भले ही यूपीएससी अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ एग्जाम हो। बाकी आज के लिए मेरी तरफ से राम राम साहब।